हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंट एस अजीतगढ़ से मनीष। तो हम प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने जो कोशिका में विभिन्न प्रकार के उत्पन्न दाब हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले विभिन्न प्रकार के दाबों में संबंध। विभिन्न दाबों में संबंध, जो अलग अलग दाब होते हैं उनमें क्या संबंध होता है। सबसे पहले बात, हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें ये बात पढ़ी थी कि डी पी डी इक्वल ओ पी माइनस टी पी होता है। ठीक है, मतलब जो विसरण दाब न्यूनता होता है, विसरण दाब न्यूनता किसके बराबर होता है? परासरण दाब और स्फीति दाब के अंतर के बराबर होता है। ये बात हमने पढ़ ली थी पिछले लेक्चर में कि डीपीडी इक्वल ओपी माइनस टीपी, यानी कि परासरण दाब और स्फीति दाब के अंतर को हम क्या कह रहे थे? विसरण दाब न्यूनता कह रहे थे। जो डीपीडी होता है वो कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से जल की मांग होती है। डीपीडी क्या होता है? डीपीडी अप्रत्यक्ष रूप से जल की मांग होती है। ठीक है, तो ये पढ़ लिया था। इसके बाद में हम देखें सबसे फर्स्ट केस कि अगर कोशिका क्या होगी? पूर्ण स्लत कोशिका होगी, मतलब सिकुड़ी हुई कोशिका होगी। तो उसके लिए क्या होगा कि धीरे धीरे स्फीति दाब क्या होता जाएगा? कम। स्फीति दाब क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है वो बाहर की ओर क्या लगाती है? कोशिका के ऊपर दाब, मतलब जो कोशिका भित्ति पर जो दाब लगता है वही क्या होता है? स्फीति दाब होता है, टीपी होता है। ठीक है, तो पहली क्या हो जाएगी? जब कोशिका को, जब सेल पूर्ण स्लत होती है तो स्लत कोशिका में टीपी का मान क्या हो जाता है? 0, क्योंकि धीरे धीरे कोशिका क्या होगी? कोशिका द्रव्य क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने की वजह से जो कोशिका की भित्ति होती है उसके ऊपर दाब बिल्कुल कम हो जाता है। तो कम होने के वजह से टीपी का मान क्या हो जाएगा? 0। जब सेल पूर्ण स्लत होती है तो टीपी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 0 हो जाता है तो डीपीडी किसके बराबर हो जाता है? डीपीडी परासरण दाब के बराबर हो जाता है, यानी कि डीपीडी टीपी के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहां पर ये तो फॉर्मूला था ही अपने पास, डीपीडी इक्वल ओपी माइनस टीपी। अब यहां पर टीपी बराबर कितना आ गया? 0। टीपी बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 हो गया तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा? डीपीडी इक्वल ओपी परासरण दाब हो जाएगा। ठीक है, पहला संबंध हो गया। अब दूसरा कि जब पूर्ण स्लत कोशिका को हम किसमें? अधोपराशरी विलयन में रखेंगे। अधोपराशरी विलयन मतलब इसमें कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम होगी और बाह्य विलयन में जल की मात्रा अधिक होगी। तो धीरे धीरे जल क्या होगा? कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। तो क्या लिखेंगे? जब पूर्ण स्लत कोशिका को अधोपराशरी विलयन में रखा जाता है। अब धीरे धीरे जल क्या करेगा? कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है। अधोपराशरी विलयन का मतलब अब धीरे धीरे जल अंदर प्रवेश करेगा। तो आपको पता है कि डीपीडी यानी विसरण दाब न्यूनता का मान क्या हो गया? कम। विसरण दाब न्यूनता क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से जल की मांग, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है? जल की सांद्रता बढ़ती जा रही है अंदर, और धीरे धीरे जल की मात्रा पूर्ण होती जा रही है। तो पूर्ण होती जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा? डीपीडी का मान कम होता जाएगा। डीपीडी का मतलब विसरण दाब न्यूनता का मान
कम होता जाएगा। तो जब पूर्ण स्लत कोशिका को अधोपराशरी विलयन में रखा जाता है तो जल सेल में क्या करता है, प्रवेश करता है तथा धीरे धीरे डीपीडी का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। और कब तक जल प्रवेश करता है, कब तक करेगा, जब ओपी इक्वल क्या ना हो जाए टीपी, यानी कि रासायन दाब और स्फीत दाब का मान जब तक बराबर नहीं होगा तब तक क्या करेगा, कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता रहेगा। तो क्या लिखोगे, सेल में जल तब तक प्रवेश करता है जब तक ओपी व टीपी का मान क्या ना हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, जब तक इन दोनों का मान बराबर नहीं होगा तब तक क्या होगा, कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता रहेगा। थर्ड बात देखो, अब ये तो पूर्ण स्लत कोशिका है। अगर पूर्ण स्फीत कोशिका को कोशिका की बात करें तो उसमें लिए डीपीडी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाएगा, डीपीडी का मान शून्य हो गया, क्योंकि उस कंडीशन में ओपी और टीपी तो क्या हो गए, बराबर हो गए, मतलब प्राशन दाब और स्फीत दाब का मान तो बराबर हो गया और कोशिका के अंदर जल की जितनी डिमांड थी वो पूर्ण हो गई। उस कंडीशन में डीपीडी का मान है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य होने की वजह से प्राशन दाब और स्फीत दाब का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, जब पूर्ण स्फीत कोशिका होती है तो उसके लिए डीपीडी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है तथा टीपी व ओपी का मान बराबर हो जाता है। यानी यहाँ पर ये फॉर्मूला तो है ही, यहाँ पर डीपीडी का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। डीपीडी का मान शून्य होने पर ये क्या हो जाएगा, ओपी इक्वल टीपी हो जाएगा। इस प्रकार विभिन्न दाबों में क्या होता है, संबंध होता है। पहला क्या होगा, जब पूर्ण स्लत कोशिका है, पूर्ण स्लत कोशिका में जो मिश्रण दाब न्यूनता है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के, मतलब रासायन दाब के बराबर हो जाएगा। और पूर्ण स्लत कोशिका को अधोपराशरी विलयन में रखेंगे तो जल धीरे धीरे प्रवेश करेगा, जल धीरे धीरे प्रवेश करेगा तो डीपीडी का मान कम होता जाएगा। और अगर पूर्ण स्फीत कोशिका है तो उसके लिए डीपीडी का मान क्या हो जाता है, शून्य होता है। शून्य हो गया तो प्राशन दाब और स्फीत दाब का मान बराबर हो जाता है। तो नोट करो इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। दाबों में संबंध के बाद हम पढ़ते हैं जल विभव अवधारणा। जल विभव अवधारणा को हम साइन डब्ल्यू से या साइन से प्रदर्शित करते हैं। ये ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। यहाँ पर जल विभव जो होता है, हम जानते हैं कि कोई भी निकाय होता है उसमें ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार बात करें तो उसमें कुछ क्या होती है, मुक्त ऊर्जा होती है। क्या होती है, एक मुक्त ऊर्जा होती है। उस मुक्त ऊर्जा के कारण ही किसी निकाय में क्या होता है, कार्य करने की क्षमता होती है। और जो मुक्त ऊर्जा हो रही है किसी निकाय में, जो मुक्त ऊर्जा हो रही है वही क्या होती है, जल विभव कहलाती है। यानी कि उस मुक्त ऊर्जा के कारण क्या हो रही है, निकाय में कार्य करने की क्षमता हो रही है। तो क्या लिख सकते हैं हम जल विभव की परिभाषा, कि किसी निकाय में मुक्त होने वाली जो ऊर्जा होती है जिसके कारण कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं। किसी निकाय में मुक्त
ऊर्जा जिससे क्या जाती है, कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, साई डब्ल्यू कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा बोल सकते हो कि शुद्ध पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, यानी शुद्ध जल होंगे उसमें अणुओं में स्वतंत्र ऊर्जा मौजूद होगी, और विलयन में पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच के अंतर को हम क्या कहेंगे, उस तंत्र की जल विभव कहेंगे। या तो डेफिनेशन ये बता दें आप, या ये बता दें कि किसी निकाय में मुक्त होने वाली ऊर्जा होती है जिसके कारण कार्य करने की क्षमता होती है, यानी जो ये मुक्त ऊर्जा हो रही है वही क्या होती है, जल विभव कहला रही है, क्योंकि मुक्त ऊर्जा के कारण क्या हो रहा है, कार्य करने की क्षमता हो रही है। जो जल विभव अवधारणा को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आर.के. स्टेलियर और एस.ए. टायलर। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जल विभव अवधारणा दी थी। शुद्ध जल का जो जल विभव होता है वो मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र ऊर्जा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और जैसे जैसे हम क्या करेंगे इस विलयन में, यानी कि शुद्ध जल में जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो स्वतंत्र ऊर्जा का मान क्या आता जाएगा, कम आता जाएगा। और जिस प्रकार ऊर्जा कम हो रही है और उसी प्रकार क्या होती जाएगी, जल विभव भी कम होगा, क्योंकि जल विभव क्या होता है, जो मुक्त ऊर्जा होती है या स्वतंत्र ऊर्जा होती है, मुक्त ऊर्जा या स्वतंत्र ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा भी बोल सकते हैं इसको, मुक्त ऊर्जा। यानी जैसे जैसे विलय बढ़ेंगे तो विलय क्या करेगा, उस ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है तो धीरे धीरे ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आती जाएगी, और कमी आती जाएगी तो जल विभव का मान भी कम होता जाएगा। और इसका मान क्या होता जाएगा, जल विभव का मान धीरे धीरे ऋणात्मक होता जाएगा, क्योंकि विलय की मात्रा बढ़ रही है। जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जल विभव का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता, माइनस में होता जाएगा, क्योंकि शुद्ध जल का जो डिस्टिल वाटर होता है उसका जल विभव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जल विभव डीपीटी के बराबर होता है, यानी विस्तरण दाब न्यूनता के बराबर होता है। और लेकिन ध्यान रखना इसमें साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, विपरीत चिन्ह होते हैं। आपके सामने बता रखा है कि साइन बराबर क्या हो सकता है, डीपीडी हो सकता है, लेकिन इन दोनों का मान क्या होता है, विपरीत होता है। यहाँ पर साई डब्ल्यू बराबर हम लिख सकते हैं साई एस प्लस साई पी, यानी जिस प्रकार हमने लिख रहे थे डी पी डी इक्वल ओ पी माइनस टी पी, यही तो था। तो डी पी डी की जगह क्या लिख रहा है, साई डब्ल्यू यानी कि जल विभव, और ओपी का मतलब प्राशन दाब, प्राशन दाब की जगह हम क्या लिख सकें, प्राशनी विभव या विलय विभव लिखेंगे। और टीपी यानी स्फीति दाब, स्फीति दाब की जगह क्या लिखेंगे हम, दाब विभव। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, जल विभव का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब ये साई एस क्या होता है और साई पी क्या होता है ये हम पढ़ते हैं, यानी कि प्राशन विभव यानी प्रासरण विभव, या इसको क्या कहते हैं, विलय विभव भी बोलते हैं। इसका साइन क्या होता है, साई एस होता है। यानी कि प्राशन विभव किसे कहेंगे कि किसी विलयन का प्राशनी दाब उसके जल विभव को कम होने का सूचक होता है। यानी जैसे जैसे हम विलयन में क्या डालते जाएंगे, प्राशनी दाब उसके जल विभव को कम करता है। जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे जल विभव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इस कम होने के सूचक को ही हम क्या करते हैं, ऊष्मागतिकी में क्या कहते हैं, प्राशनी विभव कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी विलयन का प्राशनी दाब उसके जल विभव को कम होने का सूचक होता है। कि जैसे कम कब होगा, जल विभव कम कैसे होगा, कि जैसे जैसे हम विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, और जो कम होती जा रही है जल विभव की मात्रा जो प्रदर्शित कर रहा है उसको ही हम क्या कहेंगे, प्रासरणी विभव यानी कि साई एस कहेंगे। साई एस होता है वो ओपी के इक्वल होता है। साई एस क्या होता है, यानी कि प्रासरणी विभव होता है वो प्रासरण दाब के बराबर होता है। लेकिन ध्यान रखना दोनों का जो चिन्ह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओपी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, और साई एस का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ध्यान रखना साई एस इक्वल ओपी होता है, लेकिन दोनों का साइन अलग अलग होता है। दाब विभव को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, साई पी से प्रदर्शित कर रहे हैं। साई पी से प्रदर्शित करेंगे और दाब विभव किसके इक्वल हो गया, जैसे ये फॉर्मूला था तो फॉर्मूले में मैंने बताया टीपी के इक्वल होगा, मतलब स्फीति दाब के बराबर होगा। यानी स्फीति दाब द्वारा जल विभव में
के हुए प्रभाव को, यानी स्फीति दाब के कारण जो जल विभव में जो प्रभाव हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, दाब विभव कहेंगे। स्फीति दाब क्या होता है मैंने बता ही दिया था पिछले वीडियो में कि जो कोशिका भित्ति पर जो बाहर की ओर जो दाब लगता है वही क्या होता है, स्फीति दाब कहलाता है, टीपी कहलाता है। और दाब विभव का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। और ये दाब विभव जो होता है वो जल विभव को बढ़ाता है। ये भी ध्यान रखना कि जैसे जैसे दाब विभव बढ़ेगा वैसे वैसे ही जल विभव भी बढ़ाने का काम करेगा। एक आपको और दे रखा है मैट्रिक्स विभव। मैट्रिक्स विभव को हम साइन एम से प्रदर्शित करते हैं। मैट्रिक्स विभव को साइन एम से प्रदर्शित करते हैं। तो साइन एम किसे कहेंगे, मैट्रिक्स यानी आधात्री विभव। आधात मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आधात्री। कोशिका का वह भाग जो जल अवशोषण करता है, यानी कि कोई कोशिका होगी उसमें जो जल अवशोषण करने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स के कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है, मैट्रिक्स के कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स विभव कहते हैं। और इसका मान हमेशा, इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये जल विभव को कम करता है। लेकिन ये कब लागू होता है, सिर्फ इसका महत्व मृदा में ही, इसका महत्व कहाँ पर होता है, सिर्फ मृदा के अंदर ही होता है। मृदा के बाहर यानी कोशिकाओं के अंदर मैट्रिक्स विभव का कोई महत्व नहीं होता है। किसके अंदर, सेल में। सेल में इसका कोई महत्व नहीं होता है। कब होता है इसका महत्व, मृदा में ही। मृदा में क्या करेगा, मृदा में जल अवशोषण का काम करता है। और जो जल विभव का जो प्रवाह होता है, प्रवाहित किस तरफ होता है कि उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर ये प्रभावित होता है। और जल विभव का जो मान मापन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, बार में किया जाता है, या एटीएम यानी वायुमंडलीय में किया जाता है, और या पास्कल में किया जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, जल विभव पढ़ा। जल विभव क्या होता है, किसी उष्मागतिकी के अनुसार, उष्मागतिकी के जो नियम होते हैं उसके अनुसार किसी निकाय में जो मुक्त ऊर्जा होती है उस मुक्त ऊर्जा के कारण क्या होती है, कार्य करने की क्षमता आती है। और इस मुक्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे स्टेलियर और टाइलर थे। और जो शुद्ध जल का होता है वो जल विभव क्या होता है, मैक्सिमम होता है, शून्य होता है। जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ा जाएंगे मुक्त ऊर्जा कम होगी, मुक्त ऊर्जा कम होगी तो जल विभव कम होगा। और जल विभव होता है वो डीपीटी के बराबर होता है, लेकिन विपरीत साइन होते हैं, अपोजिट साइन होते हैं। और साइन डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी होता है। तो नोट करो इसको, फिर से आगे हम पढ़ते हैं। अब देखो अंतः शोषण या अंतः शोषण क्या बोलते हैं, अंतः चूषण। आपने देखो होगा कि जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु के दौरान जो दरवाजे खिड़कियों से लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं, यानी कि लकड़ी की जो भी वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं, वर्षा ऋतु में क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। फूलने का कारण क्या होता है कि जो वायुमंडल में जो नमी मौजूद होती है उसका क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो अंतः शोषण की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें विलयन का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता, विलयन का निर्माण नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। यानी वर्षा ऋतु में जो लकड़ी की जो भी वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं, जल अवशोषण करके फूल जाती हैं। वही क्या होता है, अंतः शोषण होता है। यानी किसी ठोस पदार्थ द्वारा बिना घुले, कोई ठोस पदार्थ होगा वो उसमें घुलेगा नहीं, बिना घुले तरल का अवशोषण कर लेता है। कोई तरल पदार्थ होगा उसका अवशोषण कर रहा है, वो क्या कहलाता है, अंतः शोषण कहला रहा है। अब ठोस पदार्थ क्या हो गया, लकड़ी होगी, और लकड़ी क्या कर रही है, पानी का एब्जॉर्बेशन कर रही है, अवशोषित कर रही है। घुल थोड़ी रही है लकड़ी, घुले बिना ही क्या कर रही है, जल को अवशोषित कर रही है। और जो जल को अवशोषण करने की जो क्षमता है वही क्या है, अंतः शोषण कहला रही है। या दूसरी परिभाषा ये बोल सकते हैं कि जलप्रिय कोलाइडी द्वारा जल का अधिशोषण को ही क्या करते हैं, अंतः शोषण कहते हैं। जलप्रिय का मतलब जो जल को स्नेह करता, मतलब जल का अवशोषण आसानी से कर लेता है। ये जो अंतः शोषण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, भौतिक प्रक्रिया होती है। कैसे होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है। और शुष्क कोलाइडी पदार्थ क्या करते हैं, जल का अवशोषण करके फूल जाते हैं। कोलाइडी पदार्थ क्या करेंगे, फूलेंगे। जैसे लकड़ी है, लकड़ी के अंदर क्या पाई जाती है, सेल वॉल होती है। और सेल वॉल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, हेमिसेलुलोज होता है। ये क्या करते हैं, जल अवशोषित करके फूल जाते हैं। यानी कि प्लांट में कोलाइडी पदार्थ क्या हो गए, सेलुलोज होगी, पेक्टिन होगी, हेमिसेलुलोज होगी। ये किसके अंदर होते हैं, सेल वॉल के अंदर, क्योंकि सेल वॉल के द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण हो रहा है।
और यहाँ पर जो जल का गमन हो रहा है, जल का अवशोषण हो रहा है, वो किस विधि द्वारा होता है? जल विभव अवधारणा के अनुसार हो रहा है। यानी आप कह सकते हो कि इस प्रक्रिया में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। क्या हो रही है? आप कह सकते हो इसमें क्या हो रही है? ऊर्जा मुक्त। ऊर्जा मुक्त कैसे आपको पता चला कि ये किस प्रक्रिया द्वारा हो रही है? जल विभव। जल विभव कब होगा? जब मुक्त ऊर्जा होगी या स्वतंत्र ऊर्जा होगी। ठीक है। अवशोषण की जो क्षमता होती है, नहीं सबसे ज़्यादा अवशोषण करने की जो क्षमता होती है वो किसमें होती है? अगार अगार में होती है। अगार अगार एक वाइट सा पाउडर होता है जो संवर्धन माध्यम में यूज किया जाता है। ये अपने भार का लगभग 99% जल को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने भार का 99% जल का अवशोषण कर लेता है। 99% जल का अवशोषण कर लेता है। फिर अगार के बाद में पेक्टिन होता है, पेक्टिन के बाद में प्रोटीन होता है, प्रोटीन के बाद में स्टार्च, स्टार्च के बाद सबसे कम सेलुलोज का होता है। प्रोटीन का भी ध्यान रख लेना, प्रोटीन भी अपने भार का 15% भाग क्या कर लेती है? जल अवशोषण कर लेती है। 15% भाग क्या कर लेती है? जल अवशोषण। लेकिन ध्यान रखना, अगार अगार व्हाइट पाउडर होता है जो संवर्धन में काम में लिया जाता है। अगार अगार क्या करता है? अपने भार का 99% भाग को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अब देख लेते हैं अंतः शोषण का महत्व, कि अंतः शोषण का क्या महत्व होता है। जो बीजों के अंकुरण के समय जो जल का अवशोषण होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अंतः शोषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी बीजों की बुआई करने के बाद में जो मिट्टी के अंदर से क्या करते हैं? जल का अवशोषण जो करते हैं वो इस अंतः शोषण प्रक्रिया द्वारा होता है। बीजांकुरण के समय बीज आवरण को फटने, बीज आवरण के समय जो सीड कोट होता है, जो सीड जर्मिनेट हो रहा है उसके समय जो सीड कोट होता है उसको क्या करता है? फटने के लिए क्या काम करता है? फटने के लिए अंतः शोषण की प्रक्रिया होती है। पौधों में जो जल अवशोषण की शुरुआत होती है वो भी किस प्रक्रिया द्वारा होती है? अंतः शोषण की प्रक्रिया द्वारा होती है। मूल रोम की जो प्रारंभिक कोशिका होती हैं, मूल रोम की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जल का अवशोषण होता है, वह प्राथमिक अवशोषण किसके द्वारा होता है? यानी प्रारंभ में जो मूल रोम होते हैं, मूल गोप होते हैं, उनके कोशिकाएं होती हैं, जल का अवशोषण कौन सी विधि द्वारा करेंगे? अंतः शोषण की प्रक्रिया द्वारा करेंगे। दूसरी वजह से ये ध्यान रखना कि लाइकेन और सिलेजिनेला जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, इनको दोबारा जिंदा करने के लिए, पुनर्जीवित रखने के लिए कौन सी विधि आवश्यक होती है? कौन सी प्रक्रिया होती है? अंतः शोषण की प्रक्रिया होती है। यानी अंतः शोषण की प्रक्रिया अगर हो जाती है तो लाइकेन सिलेजिनेला जैसे प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? दोबारा जिंदा हो जाते हैं। और वर्षा ऋतु में जो नई लकड़ी बनती है, नवनिर्मित जो लकड़ी कास्ट बनती है, वह अंतः शोषण की प्रक्रिया द्वारा क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो इस प्रकार आपने अंतः शोषण की प्रक्रिया जानी। अंतः शोषण की प्रक्रिया क्या होगी कि जब वर्षा ऋतु होती है उसके दौरान जो लकड़ियां अपनी फूल जाती हैं जल को अवशोषण करके। लेकिन ध्यान रखना क्या नहीं बनता? विलयन का निर्माण नहीं होता, यानी घुलता नहीं है। ठीक है, तो नोट करो। तो वीडियो के सबसे लास्ट में हम देखते हैं कुछ छोटी सी ट्रिक के द्वारा कि परासरण की घटना में जल के जो अणु होते हैं वो किस प्रकार गमन करते हैं। जब परासरण की घटना हो रही हो उस समय अगर जल विभव होता है तो जल विभव में किधर होगा? उच्च से निम्न सांद्रता की ओर होता है। और डीपीडी मतलब विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता किधर होगा? विसरण दाब न्यूनता में अणुगमन होगा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। और नेक्स्ट परासरण दाब होता है, परासरण दाब में किधर जाएंगे? निम्न से उच्च की ओर। विसरण दाब में उच्च से निम्न की ओर। स्फीति दाब में उच्च से निम्न की ओर जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपको 3 दिख रहे होंगे जहाँ पर अणुगमन किधर हो रहा है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। कौन कौन से हैं? जल विभव, विसरण दाब और स्फीति दाब। इनमें क्या होता है? अणुओं का गमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। और एकमात्र है जिसमें ये आपको दो दिख रहे होंगे, एक तो परासरण दाब और एक विसरण दाब न्यूनता। इसमें अणुओं का गमन किधर होता है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। और अधोपरासरी विलयन में है वो अणुओं का गमन किधर होगा? अति परासरी विलयन में होगा। और कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन होगा। इस प्रकार रासायनिक घटना में जल का अणु का गति को हमने शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जान लिया। इस प्रकार हमारा जो
प्लांट वाटर रिलेशन है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।